नमस्ते। षड्यंत्र के इस भाग में हम गजारोही या हस्तिन के बारे में संपूर्ण विवरण देंगे। गजारोही या हस्तिन को आधुनिक चेस में बिशप भी कहा जाता है। गजारोही किसी भी सेना में 2 से अधिक नहीं हो सकते और गजारोही चारक से एक पद ऊपर होते हैं और सामान्य स्थिति में केवल एक कदम चल सकते हैं। कोई भी अधिकारी और विशेष अधिकारी केवल एक कदम ही स्वतः चल सकते हैं, परंतु शक्ति मिलने पर वह अपनी पद के या श्रेणी के अनुसार अधिक कदम चल सकते हैं। गुप्तचर के बाद ही गजारोही का पद आता है, परंतु गजारोही को ही माना गया है। गुप्तचर को विशेष अधिकारी माना गया है। गजारोही के चल पाने की स्थिति, आइए इसको हम उदाहरण के साथ समझते हैं। कोई भी अधिकारी न्यूनतम एक कदम ही चल सकता है। गजारोही सहायता मिलने पर एक कदम के साथ साथ एक कदम अपनी श्रेणी के अनुसार भी चल सकता है, तो कुल मिलाकर उसको 2 कदम मिल जाते हैं। तो गजारोही 2 कदम चल सकते हैं अधिकतम। पहला उदाहरण समझते हैं। इस चित्र में गजारोही किसी भी दिशा में एक कदम चल सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे गजारोही के पास कोई भी शक्ति देने वाला नहीं है। दूसरे उदाहरण में आप देख सकते हैं कि गजारोही किसी भी दिशा में 2 कदम चल सकते हैं। और यदि आप षड्यंत्र पटल पे देखें तो गजारोही को सेनापति के द्वारा शक्ति मिली है, अतः वो अपना एक कदम तो चल ही सकता है, अपने श्रेणी का भी एक कदम चल सकता है, तो वो गजारोही 2 कदम चल सकते हैं। यहाँ तक शक्ति मिलने पर वो शत्रु के सीमा को भी, युद्ध सीमा को भी तोड़ सकते हैं। तीसरे उदाहरण में आप देख रहे हैं गजारोही 2 कदम चल सकता है, सेनापति के द्वारा शक्ति मिलने पर 2 कदम चल सकता है, परंतु वह 2 कदम सीमा को तोड़कर नहीं चल सकता, क्योंकि सीमा को तोड़ने के लिए राजा और अर्थशास्त्री और सेनापति सबका क्रियाशील होना आवश्यक है। यहाँ पर राजा और अर्थशास्त्री महल में सुप्त अवस्था में है, अतः गजारोही युद्ध सीमा का भेदन नहीं कर सकता है। पिछले तीसरे उदाहरण में ही हम राजा और अर्थशास्त्री को महल से बाहर कर देते हैं, तो वो एक अलग नया उदाहरण बन जाएगा। अब देख रहे हैं कि गजारोही को सेनापति के द्वारा शक्ति मिली है और गजारोही सीमा को तोड़ रहा है। गजारोही के द्वारा शत्रु का दमन या घात करना, इसको समझते हैं। गजारोही द्वारा शत्रु के किसी भी पात्र का दमन या घात करने के लिए नीचे दी गई स्थिति का होना आवश्यक है। राजा, अर्थशास्त्री और सेनापति, इन तीनों का जीवित होना चाहिए। राजा, अर्थशास्त्री और सेनापति, इन तीनों को महल के बाहर ही होना चाहिए। इन तीनों में से यदि किसी का भी महल के अंदर होने का अर्थ है कि सेना भी नींद और नशे में चूर है और धनहीन है। गजारोही के घात करने के पहले उदाहरण में आप देख रहे होंगे कि हरे घोले से चिन्हित जो गजारोही है उसको किसी भी प्रकार से शक्ति नहीं मिली है, तो गजारोही बिना किसी सहायता से केवल अपने श्रेणी तक के पात्र का दमन कर सकता है, जिसमें पद्धति अथवा गुप्तचर अथवा गजारोही ये आते हैं। यहाँ तक का वो दमन कर सकता है। आप इस एग्जाम्पल में भी देख रहे होंगे कि लाल रंग के एरो से मैं वो अपने
अपने श्रेणी तक के पात्रों का वो घात कर रहा है। दूसरे उदाहरण में हम देखते हैं गजारोही को गुप्तचर द्वारा शक्ति मिल रही है और गजारोही शक्ति संपन्न अधिकारियों द्वारा अथवा विशेष अधिकारियों की सहायता से किसी भी पद के या श्रेणी के पात्र का दमन कर सकता है, यहाँ तक वो विरोधी राजा या सेनापति तक का घात कर सकता है। आप इस चित्र में लाल रंग के एरो के माध्यम से या तीर के माध्यम से देख रहे होंगे कि गजारोही विरोधी के किसी भी श्रेणी के अधिकारियों का पद या विशेष अधिकारियों का घात कर रहा है। यह ध्यान दीजिए कि नारद का दमन या घात नहीं किया जा सकता क्योंकि नारद शत्रु नहीं होता है। गजारोही के द्वारा शत्रु को धकेले जाने को समझते हैं राजा, अर्थशास्त्री और सेनापति। इन तीनों में से किसी भी एक के मृत होने पर भी शत्रु को केवल धकेला जा सकता है। उसी प्रकार राजा, अर्थशास्त्री और सेनापति, यदि इन तीनों में से कोई भी एक महल के अंदर निष्क्रिय पड़ा हुआ है तो भी केवल शत्रु को धकेला जा सकता है। गजारोही द्वारा शत्रु को धकेलने के उदाहरणों को समझते हैं। पहले उदाहरण में आप देख रहे होंगे कि राजा और अर्थशास्त्री महल में निष्क्रिय हैं और हरे घेरे से मार्क गजारोही शत्रु के किसी भी श्रेणी के पात्र को धकेल सकता है। लाल एरो से आप देख रहे हैं कि गजारोही शत्रु के बड़े से बड़े पात्र को भी धकेल सकता है। दूसरे उदाहरण में आप देख रहे होंगे कि गजारोही अपने से उच्च श्रेणी के पात्र को भी धकेल रहा है, जिसमें शत्रु का राजा या शत्रु का सेनापति भी धकेला जा सकता है। तीसरे उदाहरण में आप देखेंगे कि गजारोही शक्ति संपन्न अधिकारियों अथवा विशेष अधिकारियों के सहायता से किसी भी शत्रु पद के पात्र को अधिक कदम तक भी धकेल सकता है। यहाँ देख रहे होंगे गजारोही को गुप्तचर के माध्यम से शक्ति मिली और वह शत्रु के गुप्तचर को 2 कदम चलकर भी धकेल सकता है। उसी प्रकार से शत्रु के गजारोही को भी 1 कदम धकेल सकता है। उसी प्रकार से शत्रु के पद्धति को भी 1 कदम चलकर उसको 1 कदम उसी दिशा में धकेल सकता है। धकेलने का जो दिशा होती है केवल एक ही दिशा होती है जिस दिशा में शत्रु पर चाल चली जाती है। सामान्यतः गजारोही किसी भी शत्रु को किसी भी स्थिति में धकेल सकता है, परंतु कुछ विशेष परिस्थिति में गजारोही शत्रु को धकेल नहीं पाता। जैसे कि यदि जिस दिशा में धकेल रहा है उस दिशा में, उस क्षेत्र में पहले से ही कोई पात्र बैठा हुआ हो। आइए हम उसको भी उदाहरण के सहित समझते हैं। पहले उदाहरण को देखते हैं जिसमें गजारोही विरोधी को धकेल नहीं पा रहा है किसी बाधा के कारण। इस चित्र में देख रहे होंगे आप कि गजारोही किसी भी अधिकारी को धकेल सकता है। जैसे कि गजारोही काले रंग के प्यादे को धकेलना चाह रहा है, परंतु धकेलते समय उसकी उसी दिशा में एक सफ़ेद रंग का प्यादा काले रंग के प्यादे को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, इसीलिए एक अवरोध बनकर सफ़ेद रंग का प्यादा बना हुआ है। तो चूंकि गजारोही काले रंग के प्यादे को धकेल नहीं पा रहा है, परंतु इस स्थिति में वो घात इसलिए भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि राजा और अर्थशास्त्री और सेनापति, इन तीनों में से कोई भी यदि निष्क्रिय हैं तो धन का अभाव हो जाता है और सेना विरोधी पक्ष को किसी भी प्रकार से घात नहीं कर सकती। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि वो प्यादे को धकेल भी नहीं पा रहा है और साथ साथ गजारोही प्यादे को घात भी नहीं कर पा रहा है। दूसरा उदाहरण वैसा ही है, बस इसमें यह अंतर है कि राजा और अर्थशास्त्री और सेनापति, इन तीनों में से ये तीनों के तीनों जीवित हैं और महल में नहीं हैं। ऐसी स्थिति में गजारोही विरोधी काले प्यादे को धकेल नहीं पा रहा है अवरोध के कारण, अतः इसी कारण वह उसको घात लगा सकता है। तीसरे उदाहरण में आप देख रहे होंगे गजारोही को किसी प्रकार से कोई शक्ति नहीं मिल रही है और गजारोही अपने विरोधी सेनापति को धकेलना चाह रहा है, परंतु विरोधी सेनापति जिस दिशा में इसको धकेला जा रहा है उस दिशा में नहीं जा पा रहा है क्योंकि एक दूसरा पात्र उस स्थान पर पहले से उपस्थित है। तो ऐसी स्थिति में गजारोही विरोधी सेनापति को भी घात कर सकता है जो कि गजारोही से भी बड़े पद का है। सेनापति, अर्थशास्त्री और राजा,
ये तीनों भी महल में नहीं हैं और जीवित हैं। इसीलिए गजारोही को बहुत अच्छा अवसर मिला है सेनापति को घात करने का। गजारोही को किस प्रकार से पदोन्नत किया जा सकता है इसको हम समझते हैं और हमने इसके लिए उदाहरण भी दिए हैं। गजारोही पदोन्नत होकर केवल शूरवीर अर्थात अश्वार्थी बन सकते हैं और दोषी गजारोही का पदोन्नति या डिमोशन होने पर वह सामान्य चारक या स्पाई बन जाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि दोषी गजारोही का प्रमोशन नहीं हो सकता। गजारोही केवल शक्ति संपन्न पात्रों की सहायता से ही पदोन्नत हो सकते हैं और ये शक्ति संपन्न पात्र जो पदोन्नति कराते हैं वो हैं राजा, अर्थशास्त्री, सेनापति अथवा गुप्तचर। ध्यान दीजिए, सेनापति और राजऋषि गजारोही का पदोन्नति नहीं कर सकते या डिमोशन नहीं कर सकते क्योंकि गजारोही के गुप्तचर बनने के बाद उसके पास इन दोनों से अधिक शक्ति मिल जाएंगी। भाई गुप्तचर के पास सेनापति और राजऋषि से अधिक शक्तियां होती हैं बहुरूपी होने के कारण। गजारोही के पदोन्नति या प्रमोशन को उदाहरण के साथ समझते हैं। गजारोही शक्ति लेकर अपने स्थान पर ही शूरवीर बन सकता है। गजारोही अपने स्थान से एक या दो स्थान बढ़कर भी शूरवीर बन सकता है यदि गंतव्य स्थान पर शक्ति प्रदान करता है। बाधा पार करने पर पात्र की शक्ति शून्य हो जाती है, अतः बाधा के पार शक्ति मिलने पर भी पदोन्नति नहीं होती। अब इस चित्र के माध्यम से देख रहे होंगे कि सेनापति के द्वारा शक्ति मिलने पर गजारोही एक कदम आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ने पर उसको फिर से उसको पड़ोस में चारक मिलेगा या गुप्तचर मिलेगा जिसकी सहायता से वो अपनी पदोन्नति ले सकता है। तो गजारोही सेनापति के माध्यम से भी प्रमोशन ले सकता है या गुप्तचर के माध्यम से भी अलग अलग स्थानों पर प्रमोशन ले सकता है। आप देख सकते हैं, हम ये पहले भी जान चुके हैं कि किसी भी स्थिति में दो से अधिक शूरवीर नहीं हो सकते हैं। आइए गजारोही महल में निष्क्रिय कैसे हो जाते हैं इसको समझते हैं। निष्क्रिय शक्ति प्रदाता भी महल में शक्तिहीन और शस्त्रहीन हो जाते हैं, जैसे कि राजा, गुप्तचर, अर्थशास्त्री और सेनापति। ये सब यदि महल में हैं तो शक्तिहीन और शस्त्रहीन हो जाते हैं। सैनिक अधिकारी भी उसी प्रकार से यदि महल में प्रवेश कर चुके हैं और महल में बैठे हुए हैं तो वह शस्त्रहीन और शक्तिहीन हो जाते हैं। निष्क्रिय गजारोही के होने के पहले उदाहरण को देखते हैं। देख रहे होंगे हरे घेरे से चिन्हित जो गजारोही है वह महल के अंदर है। निष्क्रिय गजारोही स्वयं की सहायता से महल से बाहर नहीं आ सकते। दूसरे उदाहरण में हम देखते हैं गजारोही महल में है और निष्क्रिय पड़ा है, उसको सेनापति ने सक्रिय किया है। सक्रिय होने पर भी गजारोही विरोधी गुप्तचर पर घात नहीं कर सकता। आप देख रहे होंगे कि विरोधी गुप्तचर गजारोही के बिल्कुल बगल में है और कोई अवरोध भी नहीं है। तीसरे उदाहरण में हम देखते हैं कि गजारोही महल में है और सेनापति द्वारा सक्रिय कर दिया गया है, परंतु फिर भी वह सेनापति के सहायता के माध्यम से हरे रंग की युद्ध सीमा को भेद नहीं सकता। यदि वह महल में नहीं होता गजारोही तो वह सेनापति की सहायता के माध्यम से अब तक वो युद्ध सीमा तोड़ चुका होता। इस प्रकार से गजारोही या हस्तिन के बारे में संपूर्ण विवरण समाप्त हुआ। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।